बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस चैप्टर का नाम है कोऑर्डिनेशन। अगर आप लोगों को याद हो, पुराने बुक में कोऑर्डिनेशन एक ही चैप्टर में रखा गया था। तो वहाँ पे एक साथ हम लोग कोऑर्डिनेशन को स्टडी किया करते थे। तो ये जो नया बुक आया, इसमें कोऑर्डिनेशन को दो अलग अलग चैप्टरों में रखा गया। तो आज के इस लेक्चर में आप लोगों ने कौन से कोऑर्डिनेशन के बारे में जाना है, कोऑर्डिनेशन क्या है और कोऑर्डिनेशन की जो दो अकसाम से ये क्यों एक दूसरे से मुख्तलिफ है, क्यों अलग अलग चैप्टरों में इसको रखा गया। तो जानते हैं सबसे पहले ये लफ्ज़ कोऑर्डिनेशन आप लोगों के सामने पड़ा हुआ है। एक लफ्ज़ है कोऑर्डिनेशन, ये एक लफ्ज़ नहीं है, ये लफ्ज़ भी दो अल्फाज से मिलकर बना हुआ है। को अलग लफ्ज़ है, ऑर्डिनेशन अलग लफ्ज़ है। जब ये लफ्ज़ को आ जाता है, को मीन्स टुगेदर इकट्ठा, एक साथ। अगर आप लोगों को याद हो, ये बात आप लोगों ने कई बार सुना होगा, को एजुकेशन। अभी को एजुकेशन से पढ़ा, वहाँ पे मेल फीमेल को एक साथ बिठा दिया, उसको को एजुकेशन कहते हैं, क्योंकि को लफ्ज़ मीन्स टुगेदर, एजुकेशन तो एजुकेशन है। यहाँ पे लफ्ज़ को है यानी टुगेदर, मगर उसके साथ लफ्ज़ ऑर्डिनेशन है। अभी ऑर्डिनेशन से क्या मुराद? ऑर्डिनेशन से मुराद टू अरेंज, एक साथ अरेंज कर देना। किसको अरेंज कर देना? किसी भी चीज़ को। अभी कोऑर्डिनेशन से बायोलॉजी में इस्तेमाल की जाती है, ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबों में इस्तेमाल की जाती है। बहरहाल हम लोग बायोलॉजी के बारे में पढ़ते हैं, तो बायोलॉजी में हमारे जिस्म के अंदर मुख्तलिफ आज़ा मौजूद है, मुख्तलिफ आज़ा काम करते हैं। दिल भी काम कर रहा है, दिमाग भी काम कर रहा होता है, हमारे खून के रगे भी काम करते हैं, खून भी खुद अपना काम परफॉर्म करते हैं, और टांगे भी काम करते हैं, हाथ, कोई भी आज़ा हो अपना अपना काम कर रहा होता है। मगर ये जो अज़ा है, ये हर अज़ा अपने अख्तियार के मुताबिक, अपने मर्जी के मुताबिक काम नहीं करते। ये एक कोऑर्डिनेशन है इनके दरमियान, एक साथ मिल के एक ही काम करते हैं। देख लीजिए, इसके एग्जाम्पल ये है, मैं आप लोगों के सामने अभी मौजूद हूँ, मैं एक नॉर्मल सांस ले रहा हूँ, मेरा सांस नॉर्मल है, मेरा दिल का धड़कन अभी नॉर्मल है, जिसम से पसीना नहीं निकल रहा है, मेरे खून के रगे फूल चुके नहीं, नॉर्मल है। अगर मैं दौड़ना शुरू कर लूँ तो मेरे दिल की धड़कन तेज हो जाएगी, यानी एकदम तेज हो जाएगी। साथ ही मेरे जो सांस है, सांस लेना तेज हो जाएगी, यानी तेज से सांस लेना पड़ता है। खून के रगे फूल जाएगी, पसीना आना शुरू हो जाएगी। यानी एक काम जब हम स्टार्ट करते हैं, दौड़ना काम एक है, दौड़ना, मगर इसके अंदर बहुत सी आज़ा इस्तेमाल की जाती है, बहुत सी आज़ा मिल के उसने हमारे दौड़ने में हमारा हेल्प कर दिया। तो इस इतने सारे आज़ा को किसने मिला कि एक एक काम में लगा दी। अगर हम दौड़ना शुरू कर ले, उनमें से सिर्फ दिल इनकार कर ले कि नहीं मैं नॉर्मल दौड़ना है, मैं तेजी से नहीं दौड़ सकता हूँ, मैं कभी थक चुका हूँ, मैं कब से दौड़ रहा हूँ, मैंने नहीं करना, तो हमारा दौड़ कामयाब हो जाएगा? कभी भी नहीं। इसी तरह अगर लंग्स काम करना छोड़ दे, काम करना छोड़ने से मुराद ये नहीं कि बिल्कुल काम स्टॉप कर दे, यानी मजीद अपनी एक्टिविटी को तेज न कर दे, तो तब भी हमारा जो भाग है, तो जो दौड़ हम लोग लगाते हैं, ये हम कभी भी नहीं जीत जाएंगे। तो इस दौड़ के दौरान हमारे मुख्तलिफ आज़ा मिल के एक साथ काम करते हैं, तो ये कंट्रोल कौन करते हैं? तो इसके लिए अल्लाह ताला ने जिसके अंदर कोऑर्डिनेशन सिस्टम बनाया हुआ है। इन सब आज़ा को इत्तला बैक दी जाती है कि आपने ये करना है, आपने ये करना है, आपने ये करना है, सब मिल के फिर वो काम कर लेते हैं। ये बहुत यानी क्या कहते हैं, परमाबरदार आज़ा है। जैसे साहिब का ऑर्डर आ जाता है तो उसी के मुताबिक काम करते हैं। तो देखिए, को टुगेदर, ऑर्डिनेशन टू अरेंज, मुख्तलिफ आज़ा को अरेंज करना। तो ये भी मैंने मुख्तसर सा डेफिनेशन भी लिखा हुआ है, द एबिलिटी टू यूज डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडीज, यानी वो सलाहियत है जहाँ पे जिसम के मुख्तलिफ आज़ा को एक साथ एक काम में लगाया जाए, बट टुगेदर स्मूथली एंड एफिशिएंटली, यानी वो बगैर खराबी के, बगैर कोई कमी पेशी के वो काम कर ले और उसी काम में कामयाब हो जाए, उसको क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेशन। अच्छा, अभी कोऑर्डिनेशन भी दो तरह के हैं, यानी नर्वस कोऑर्डिनेशन एंड केमिकल कोऑर्डिनेशन। दो अलग अलग कोऑर्डिनेशन है, नर्वस कोऑर्डिनेशन, केमिकल कोऑर्डिनेशन। इसीलिए नई बुक में इन दोनों को अलग अलग चैप्टरों में वो रखा है। तो हम वन बाय वन स्टडी करते हैं
मैंने सबसे पहले केमिकल कोऑर्डिनेशन स्टार्ट करना है। और अभी ये जो केमिकल कोऑर्डिनेशन है, नर्वस कोऑर्डिनेशन है, इसके बारे में भी एक मुख्तसर सा एग्जांपल मैं देना चाह रहा हूँ। मेरे ज़हन एक एग्जांपल है ताकि आप लोग को समझ आ जाए केमिकल कोऑर्डिनेशन और नर्वस कोऑर्डिनेशन में क्या फर्क है। देख ले, पुराने ज़माने में मोबाइल नहीं हुआ करता था। जिस टाइम मोबाइल नहीं था उस ज़माने में लोग अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने प्यारों के साथ किस तरह रबते में रहते थे, कोऑर्डिनेशन किस तरह करते थे। उस ज़माने में डाक का सिस्टम था, वहाँ पे एक ख़त लिखना पड़ता था, फिर इस ख़त को लेटर बॉक्स में डालना पड़ता, वहाँ से फिर डाक आ जाता, उसको उठा करके ऑफिस ले जाते, वहाँ पे इसके ऊपर टिकटें लग जाते, फिर उसको वहाँ से बांट करके किसी शहर पे ले जाते थे, वहाँ से फिर काफ़ी इसमें टाइम लग जाता। सिंपल सी बात, एक लेटर अपने रिश्तेदार के पास, अपने प्यारे के पास भेजने में काफ़ी टाइम लग जाता था। तो ये एक तरीका था, कोई दूसरा जरिया नहीं था, लोग ये तरीका अपनाते थे। आजकल एक नया सिस्टम आया, एक सेकेंड के अंदर अंदर आप अपने प्यारों से मिल सकते हो। मोबाइल का दौर है, सिग्नल है, करंट है, सिग्नल आ जाता है, तो उस सिग्नल की बदौलत जैसे आप हेलो करेंगे तो वहाँ से आपको रिस्पांस मिल जाएगी सेकेंडों के अंदर। इतना तेज सिस्टम आ गया। तो हमारे बॉडी के अंदर भी कोऑर्डिनेशन के लिए दो सिस्टम है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पुराने ज़माने के इंसानों के अंदर केमिकल कोऑर्डिनेशन हुआ करता था, आज नर्वस कोऑर्डिनेशन है। मैंने सिर्फ एग्जांपल दी थी कि पुराने ज़माने में हमारे माशरे में ऐसा हुआ करता था, मगर इंसानी बॉडी के अंदर दोनों कोऑर्डिनेशन, चाहे केमिकल कोऑर्डिनेशन हो चाहे नर्वस कोऑर्डिनेशन हो, दोनों मौजूद है इंसानी बॉडी के अंदर। सिर्फ इसका एग्जांपल मैंने देना था कि ये बिल्कुल मोबाइल का जो सिस्टम है, इतने स्पीड से इसके सिग्नल चले जाते हैं। यहाँ पे जो नर्वस कोऑर्डिनेशन है, नर्वस कोऑर्डिनेशन में इम्पल्सेस होते हैं, सिग्नल्स होते हैं, करंट होते हैं। जैसे मोबाइल के करंट होते हैं, सिग्नल होते हैं। हम लोग कहते हैं आज सिग्नल नहीं था, सिग्नल बहुत वीक था। तो इसी तरह नर्वस कोऑर्डिनेशन में यहाँ पे इम्पल्सेस होती है, यानी सिग्नल्स होते हैं, करंट्स होते हैं। अब ये करंट किस रास्ते से पास होके एक खास जगह तक चले जाते हैं। अभी हमारे टांग में चलते हुए हम लोग अपने टांगों को इस्तेमाल करते हैं, या वो जो पट्टे हैं इनको इस्तेमाल करते हैं। अभी इसके पास जो पैगाम है दिमाग की तरफ चला जाता है कि जाओ यहाँ से, तो ये पैगाम कौन लेके जाएगा, ये इम्पल्सेस कौन वहाँ पे लेके जाएगा। वो इम्पल्सेस खून के रगों के अंदर नहीं जाएगा, उसके लिए अलग से एक तारे गए हुए, नेटवर्क किया हुआ है, उनका नाम न्यूरॉन है, एक सेल का नाम न्यूरॉन है। तो यहाँ पे बहुत सी न्यूरॉन्स मिली हुई हैं, तो इसने एक चैनल बनाया हुआ है, वहाँ से पैगाम सेकंडों के अंदर वहाँ पे चले जाते हैं। ये जो सिस्टम है ये दिमाग में मुश्तमिल है। नर्वस कोऑर्डिनेशन इंसानी खोपड़ी के अंदर जो दिमाग पड़ा हुआ है वहाँ पे पैगाम बनते हैं, फिर वहाँ पे स्पाइनल कार्ड है। देखिए स्पाइनल कार्ड से गुजरते हुए चले जाते हैं, फिर स्पाइनल कार्ड से और बहुत से शाखें निकले हुए और बहुत से ब्रांच निकले हुए जो कि दिल के पास भी हुई, गुर्दे के पास भी, हमारे स्किन के पास भी हुई। यदि जहाँ जाके सेल्स हो, जहाँ जाके कोई हमारे टिश्यू हो, उसके पास इसके नेटवर्क चले जाते हैं, पैगाम ले जाते हैं। जैसे आपने साइब प्रिंसिपल साहब या दिमाग जैसे ऑर्डर जारी कर लेता है, ये डायरेक्ट वो वहाँ पे चला जाता है, उसी टाइम वो काम हो जाता है। देखिए अभी मेरे जुबान से, मेरे मुँह से जो बातें निकल रही है ये कैसे निकल रही है, क्योंकि यहाँ पे जो दिमाग है ये दिमाग ऑर्डर जारी कर रहा है, क्योंकि दिमाग के पास पूरा रिकॉर्ड है। जो आप लोगों को मैं पढ़ा रहा हूँ ये रिकॉर्ड दिमाग के पास है, जो मैंने सीखा है वो दिमाग के पास रिकॉर्ड पड़ा हुआ है। अभी दिमाग वहाँ से ऑर्डर जारी कर रहा है हमारे जुबान को कि ये बोले, ये बोले, ये बोले। मेरे हाथों को वो ऑर्डर जारी कर रहा है कि आप इस तरह कर ले, इस तरह कर ले। ये जो एक्शन मैं कर रहा हूँ ये दिमाग के थ्रू ही कर रहा हूँ। इतना तेज, इतनी तेजी से अपने इंफॉर्मेशंस अपने जुबान को दे देते हैं कि ये बोले, ये बोले, ये बोले। तो ये कहा दिमाग के जरिए स्पाइनल कॉर्ड और दिमाग इस सेंट्रल नर्वस सिस्टम से गुजरते हुए मुख्तलिफ जिस्म के मुख्तलिफ आज़ा तक इसके पैगाम चले जाते हैं। फिर वो उसको बाद में डिटेल में पढ़ते हैं। इसके अंदर यानी पूरे चैप्टर है, पूरे चैप्टर में एक लेक्चर में थोड़ी कवर कर सकता हूँ। बस इतना समझना था कि यहाँ पे इम्पल्सिव होते हैं, वो न्यूरॉन के जरिए गुजर रहे होते हैं। अभी इसकी स्पीड के बारे में बताते हैं। स्पीड ऑफ द नर्व्स 100 से 120 मीटर पर सेकेंड इसका स्पीड है, इतने स्पीड से जा सकता है।
देखिए एक बिजली का स्पीड है, करंट हमारे ग्रेड से काफ़ी दूर ग्रेड है, हमारे घर तक बिजली सेकंड के अंदर पहुंच जाती है, उसका स्पीड बहुत ज़्यादा है। मैं नहीं कह रहा हूँ कि बिजली की जो स्पीड है इतना ही इसका स्पीड है, या लेड की जो स्पीड है इतना इसका स्पीड है। बहरहाल इसका अपना रेंज क्या है, इन एक सेकेंड में ये 100 से 120 मीटर, किलोमीटर की बात नहीं कर रहा हूँ, मीटर की बात कर रहा हूँ, मीटर तक वो फासला को तय कर सकता है। हमारा जिसम 120 मीटर दूरी है, तो ये सेकेंड से भी कम टाइम में पैगाम पहुंच जाते हैं। आ जाए डाक वाला सिस्टम पे, यहाँ पे क्या हो रहा है, केमिकल कोऑर्डिनेशन काफी स्लो सिस्टम है, यहाँ पे कोई इम्पल्सेस नहीं होते। केमिकल कोऑर्डिनेशन में इम्पल्सेस यानी करंट पैदा नहीं होते। करंट जब पैदा नहीं होता तो उसकी बजाय फिर कौन है ऐसे पैगाम को ले जाने वाला, और पैगाम कहाँ से कहाँ चले जाते हैं, तो ये पे हार्मोन्स होते हैं। हार्मोन्स क्या है, हार्मोन्स एक किस्म के केमिकल तैयार होते हैं, जैसे हमारे बॉडी के अंदर एंजाइम्स तैयार होते हैं। अभी एंजाइम्स अलग चीज है, हार्मोन्स अलग चीज है, इन दोनों को आपस में मिक्स नहीं करना। एंजाइम्स का काम किसी चीज को तोड़ लेना, यानी केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप कर देना, तो एंजाइम्स को हम लोग एक्सीलरेटर कहते हैं। वो क्या करते हैं, केमिकल रिएक्शन को एक्सेलरेट कर देते हैं, इसको स्पीड अप कर देते हैं। तो एंजाइम्स का काम वो एक्सीलरेटर के तौर पे काम करते हैं। हार्मोन्स उलट कर रहा है, वो एक्सीलरेटर के तौर पे काम नहीं करते, वो रेगुलेटर के तौर पे काम करते हैं। वो चीज़ों को काम पे लगा लेते हैं, तरतीब दे देते हैं। हार्मोन्स चीज़ों को तरतीब दे देते हैं, इसको काम पे लगा लेते हैं, तो ये हार्मोन्स रेगुलेटर। जैसे कि इम्पल्सेस थे, इम्पल्सेस मैंने कहा करंट है, करंट न्यूरॉन से एक गुजर के एक टारगेट एरिया तक चले जाते हैं। तो यहाँ पे हार्मोन्स एक केमिकल है, एक माया जिस के अंदर तैयार हो रहा है, तो ये हार्मोन्स कहाँ से पास होकर एक टारगेट एरिया तक चले जाते हैं, ये ब्लड स्ट्रीम से खून के रगों में चले जाते हैं, वहाँ से फिर सफर करते करते एक टारगेट एरिया तक चले जाते हैं। इसी मुराद ये नहीं कि खून के रगों के अंदर ही तैयार हो रहा है, नहीं, ग्लैंड्स होते हैं, ग्लैंड्स लिखना मैंने जैसे मैंने लिख कर, अभी ग्लैंड्स याद होते हैं। इंसानी बॉडी के अंदर मुख्तलिफ किस्म के ग्लैंड्स हैं, जैसे कि नर्वस सिस्टम एक ही ब्रेन था वो कंट्रोल कर रहा था, तो यहाँ पे बहुत से ग्लैंड्स होते हैं। ग्लैंड्स गोश्त का टुकड़ा है, सिल्क का बना हुआ गोश्त का टुकड़ा है, उन सेल्स के अंदर फिर मुख्तलिफ किस्म के केमिकल तैयार होते हैं। अभी वो केमिकल कोई प्रोटीनेस भी हो सकता है, स्टेरॉइड भी हो सकता है, और भी अक़साम हो सकते हैं। आइए देखते हैं एक इंसानी बॉडी के अंदर कौन कौन से ग्लैंड्स होते हैं। देखिए ये ब्रेन है, जैसे कि अभी इंसान के अंदर ब्रेन हुआ करता था, तो ब्रेन के अंदर यहाँ पे हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस दिमाग का एक हिस्सा है। ये हाइपोथैलेमस के नीचे दो हिस्सा थैले लटक रहे होते हैं, तो यहाँ पे जो दिमाग है, दिमाग के नीचे हाइपोथैलेमस है, हाइपोथैलेमस के नीचे दो थैले लटक रहे होते हैं। तो ये जो एंडोक्राइन सिस्टम है, ये केमिकल कोऑर्डिनेशन है, इस केमिकल कोऑर्डिनेशन में सबसे बड़ा रोल हाइपोथैलेमस का है। हाइपोथैलेमस के नीचे जो तीलियां लटक रही है उसको पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड। अब ये भी ग्लैंड है, हाइपोथैलेमस के अंदर कुछ सेल्स होते हैं, वो भी ग्लैंड के तौर पे काम करते हैं, कुछ हार्मोन्स खारिज करते हैं, मगर हाइपोथैलेमस दो काम करते हैं, दोनों जो भी इन्वॉल्व है, ये नर्व्स की कोऑर्डिनेशन भी करते हैं, केमिकल कोऑर्डिनेशन भी करते हैं। ये हाइपोथैलेमस की जो सेल्स है वो सिग्नल भी पैदा कर सकते हैं और वो हार्मोन्स भी पैदा कर सकते हैं। अब ये तरतीब में लिखा है, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, टीचर, स्टूडेंट, काम। एक इदारे में काम करना है, पूरा इदारा जो बना हुआ स्टूडेंट ही के लिए बना हुआ है कि स्टूडेंट काम कर सके, वो तालीम हासिल कर सके। तो उस इदारे का सबसे बड़ा हेड प्रिंसिपल होता है, उसके नीचे वाइस प्रिंसिपल, टीचर, फिर स्टूडेंट ने काम ही करना है। तो यहाँ पे ये जो केमिकल कोऑर्डिनेशन है, यहाँ पे भी प्रिंसिपल, हाइपोथैलेमस एक प्रिंसिपल है, पूरी सिस्टम को कंट्रोल कर रहा है। मगर हाइपोथैलेमस के नीचे जो वाइस प्रिंसिपल है वो पिट्यूटरी ग्लैंड है, इसको मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड। जो पैगाम हाइपोथैलेमस ने जारी करना है वो डायरेक्ट स्टूडेंट के पास, टीचर के पास नहीं जाते, यानी बाकी ग्लैंड के पास नहीं जाते। मेरा मकसद ये कि बाकी ग्लैंड के पास नहीं जाते, वो पैगाम डायरेक्ट पिट्यूटरी ग्लैंड के पास चले जाते हैं।
फिर पिट्यूटरी ग्लैंड वहां से पैगाम जारी करके ये वाले जो ग्लैंड्स हैं, मुख्तलिफ जगहों पे ग्लैंड्स पड़े हैं, जरा देख लीजिए। पैराथायरॉइड ग्लैंड्स, ये जो ब्लैक डॉट इसके ऊपर नजर आ रहा है, ये पैराथायरॉइड ग्लैंड्स, यहाँ पे थायराइड ग्लैंड्स है। उस थायराइड ग्लैंड्स के पीछे पैराथायरॉइड ग्लैंड्स है। इसको डिटेल से इंशाल्लाह अलग लेक्चर में पढ़ लेते हैं, स्टडी कर लेते हैं। तो ये थायराइड ग्लैंड है, ये रेड कलर में जो शो हो रहा है ये थायराइड ग्लैंड है। जो डॉट ब्लैक डॉट नजर आ रहा है ये पैराथायरॉइड है, इसके पीछे है, मगर पीछे मैंने नहीं दिखा सकता था, मैंने यहाँ पे ऊपर से डॉट लगाई, यानी इसके पीछे 4 डॉट है, ये पैराथायरॉइड ग्लैंड्स है, ये अलग ग्लैंड्स है। और इसी तरह मेदे के साथ यहाँ पे पंक्रियाटिक ग्लैंड है, ये पंक्रियास है। पंक्रियास भी एक किस्म का ग्लैंड है, इन गोश्त का टुकड़ा है, वहां से किस्म का पानी खारिज हो रहा है, और वो गोश्त का टुकड़ा जहाँ से कोई ना कोई केमिकल्स खारिज हो रहा हो उसको ग्लैंड्स कहते हैं। तो ये पंक्रियास भी ग्लैंड है। और अब गुर्दे के ऊपर गोश्त के टुकड़े, चर्बी नमा गोश्त के टुकड़े पड़े होते हैं, वो भी एक किस्म के केमिकल्स खारिज करते हैं, तो ये भी ग्लैंड बन जाता है। मगर इस ग्लैंड का नाम एड्रेनल ग्लैंड्स है। दोनों गुर्दों के ऊपर एड्रेनल ग्लैंड्स पड़े हुए हैं। और नीचे देखिए, यहाँ पे अगर फीमेल हो, ये बात ज़हन रख ले, अगर फीमेल हो तो फीमेल के अंदर ओरीज बनती है, ओरीज इस तरह बनती है। अगर मेल हो तो मेल के अंदर टेस्टिस बनी हुई है, टेस्टिस मौजूद है। अभी ओरीज का अपने एक हार्मोन्स खारिज करते हैं, इसी तरह टेस्टिस अपने हार्मोन्स खारिज करते हैं। इसको डिटेल से वन बाय वन इसके बहुत से लेक्चर करते हैं, सिर्फ केमिकल कोऑर्डिनेशन पे हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड पे अलग सा लेक्चर बनता है, थायराइड और पैराथायराइड का अलग लेक्चर, पंक्रियास पे पूरा अलग लेक्चर बनता है, एड्रेनल ग्लैंड, क्योंकि ये काफी डिटेल से इसको समझना पड़ता है। मैंने सिर्फ एक ओवरव्यू दिया ताकि आप लोगों को समझ आ सके। तो ये था हमारा केमिकल कोऑर्डिनेशन। अब ये केमिकल कोऑर्डिनेशन एक दूसरे के माताहत है, पैगाम हाइपोथैलेमस से जारे होते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड के पास, पिट्यूटरी ग्लैंड फिर हर ग्लैंड के पास पैगाम ले जाते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड से पैगाम या भी आ सकते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड से पैगाम पंक्रियास के पास भी जा सकते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड से पैगाम एड्रेनल ग्लैंड के पास भी जा सकते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड से पैगाम ओरी के पास भी जा सकता है, पिट्यूटरी ग्लैंड से पैगाम टेस्टिस के पास भी जा सकता है। अच्छा, तो ये कौन है प्रिंसिपल? ये वाइस प्रिंसिपल हो गए, बाकी ये सारे टीचर्स हैं, 1 2 3 4 5 और भी हैं, ये टीचर्स हैं। तो फिर किधर है स्टूडेंट, किधर है? इसमें एक और इसका हार्मोन्स खारिज करना है, ये एक और हार्मोन्स खारिज करना है। देखिए जहाँ पे हार्मोन्स वहाँ पे खारिज हुआ था, वो हार्मोन्स आगे इसको सिर्फ इत्तला दे रहा था कि ये कर ले। अभी इसने पंक्रियास में अलग से एक हार्मोन्स खारिज करना है, एड्रेनल ग्लैंड में अलग सा हार्मोन्स खारिज करना है, ओरीज टेस्टिस में अलग अलग से हार्मोन्स खारिज करना है। और वो जो हार्मोन्स खारिज हो जाता है, फिर वो हार्मोन जाके एक अलग से काम कर लेते हैं। बात समझ आए? तो ये प्रिंसिपल ने अलग जाके किया वाइस प्रिंसिपल को, वाइस प्रिंसिपल ने फिर सारे टीचर को कहा कि ये कर दे, और वाइस प्रिंसिपल साहब टीचर साहब ने फिर वहाँ से एक हार्मोन्स खारिज कर दिया, हार्मोन्स, वो हार्मोन्स फिर जाके इसलिए एक स्पेसिफिक काम कर ले। तो ये था हमारा केमिकल कोऑर्डिनेशन। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में ये मेरा कोऑर्डिनेशन का पहला लेक्चर है, लेक्चर नंबर 1। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ फिर से